नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है रामबन हादसे को लेकर के। रामबन हादसे को लेकर बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सेना का ट्रक खाई में गिरा, 3 जवान इसमें शहीद बताए जा रहे हैं। बैटरी चश्मा में दर्दनाक हादसा हुआ है। करीब 200 मीटर गहराई में समा गया सेना का ट्रक। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। शहीद हुए 3 सैनिक इसमें बताए जा रहे हैं। सेना, एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में सेना का एक ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 जवानों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सेना का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। हादसे के बाद एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। मृतकों के शवों को रामबन जिला अस्पताल लाया गया है। घटना की पुष्टि बटोटे पुलिस स्टेशन के एसएचओ विक्रम परिहार ने की है। और चलिए आगे बढ़ेंगे लखनऊ की ओर, जहां पर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़ी अहम बैठक की है। अध्यक्षता की बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है और किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हित में भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से किसानों तक पहुंचाएं। और वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट से हज यात्रियों के पहले जत्थे को राज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री बताते हुए चले कि उनकी तरफ से भी इस तरह के आयोजन देखे गए थे और अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हज यात्रा 2025 के इस पहले जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं के साथ अधिकारियों और परिजनों में उत्साह और भावुकता का माहौल देखने को मिला। हज कमेटी और प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुख अब जयपुर की ओर, जहां पर GITB 2025 यानी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार और मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 4 सालों से भारत सरकार किसी न किसी विशेष थीम पर GITB का आयोजन करती रही है। इस बार वेड इन इंडिया को केंद्र में रखकर आयोजन किया गया है, जो भारत में वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में अब एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, जिससे माइंस टूरिज्म सहित कई नए पर्यटन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बनी है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत का पर्यटन क्षेत्र इससे और अधिक सशक्त होगा। देखिए, GITB पिछले 14 साल से भारत सरकार आयोजित करती है, किसी न किसी एक विशेष थीम को लेकर के करती है। जैसा पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वेड इन इंडिया की बात की, हमने उसको लेकर के उसी को जो है फोकस में रखते हुए हमने GITB को वेड इन इंडिया के दृष्टिकोण से किया था और हम सब ने अनुभव किया कि उसके चलते हुए भारत से विदेश में जो शादियां करने के लिए लोग जा रहे थे, उसमें बहुत कमी भी आई और उसके साथ में दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित लोगों के विवाह समारोह भारत में आयोजित हुए, जिससे भारत में एक टूरिज्म डेवलप हुआ। इसी की दृष्टिकोण से आज जब पूरी दुनिया में माइस टूरिज्म एक नई टूरिज्म वर्टिकल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और भारत में एक तरफ कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, ओवरऑल इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है,
इसके चलते हुए भारत में अपार संभावनाएं जो है माइस टूरिज्म के ग्रो करने की है। और जब हम भारत की जीडीपी में टूरिज्म को 10% कंट्रीब्यूटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो माइस और नीश टूरिज्म उसका बहुत बड़ा वर्टिकल है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जीआईटीबी के इस 14वें संस्करण में राज्य सरकार राजस्थान की हमारी सहयोगी बनी है, को होस्ट बनी है। हमने दुनिया भर से प्रतिभागियों को बुलाया है, इस वर्टिकल के स्पेशलिस्ट और स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। 3 दिन तक चर्चा होगी और निश्चित ही उस 3 दिन की चर्चा के चलते हुए इस सेगमेंट में भारत का और अधिक प्रभुत्व और प्रभाव बन सके, इस दिशा में हम सफल होंगे। देखिए, जीआईटीबी पिछले 14 साल से। और वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने जातिगत जनगणना को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब आरजेडी 10 साल यूपीए सरकार में और 15 साल बिहार में सत्ता में थी, तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना की पहल की, रिपोर्ट भी प्रकाशित की और जरूरी कदम उठाए। संजय झा ने दावा किया कि मुंबई में हाई इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार ने इसे एजेंडे में शामिल करने की बात कही तो कांग्रेस और आरजेडी पीछे हट गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन को खत्म हुआ करार देते हुए कहा है कि बिहार में केंद्र सरकार के सहयोग से जो विकास हुआ उससे साफ है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ जनता को मिल रहा है और एनडीए इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। ऐसा है कि जब सरकार में थे 10 साल, यूपीए सरकार में, तो क्यों नहीं करवाए? 15 साल बिहार में थे तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाए? नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस बिहार में इनिशिएट किया। नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस करवाया, उसके रिपोर्ट को पब्लिश किया नीतीश कुमार जी ने, और उस पर जो एक्शन लेना था वो लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के मीटिंग में, जब मुंबई के मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए, तो कांग्रेस और आरजेडी बैकआउट कर गई। क्यों? आज नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। ये तो अच्छा है भाई कि सरकार जो करे वो क्रेडिट भी हड़पने का कोशिश, अपने तो नहीं है, कुछ करिए जब मौका मिला। और जो दूसरा सरकार करता है उसमें भी घुस के क्रेडिट हड़पने की कोशिश कीजिए। तो लोग जानता है, इन लोगों को अपने परिवार के अलावा मुझे तो नहीं दिखता है इन्होंने कभी कोई किसी और समाज का, किसी गरीब का कोई चिंता किया। ऐसा है। और वहीं बिहार के दरभंगा में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार से सख्त सवाल किए। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि आतंक के खिलाफ सरकार जो भी कदम उठाएगी वे उसके साथ है, लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकार साफ साफ बताए कि वो क्या करने जा रही है और कब तक करेगी। अपोजिशन पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, वह क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ है, तो अब देखिए सरकार के उसमें है, मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बार बार हमारे देश में हमारे लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो 26/11 का वाक़या हो या पठानकोट एयरफोर्स का हो, उरी हो, पुलवामा हो। पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 7 टूरिस्ट को मारा उन्होंने। चलिए आगे बढ़ेंगे राजस्थान की ओर, जहां के जोधपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से निर्दोष लोगों पर हमला हुआ वो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला है। सचिन पायलट ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ पूरा विपक्ष बल्कि पूरा देश एकजुट है और जो भी जवाब सरकार को देना हो वो तत्काल और प्रभावी होना चाहिए। प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे पहला तो जो पहलगाम में निर्दोष निहत्थे लोगों को
जिस तरह उन पर आक्रमण किया गया, मैं समझता हूँ ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये देश पे प्रहार था। और पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है, उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, न सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। और जो भी पर्याप्त और उचित जवाब देना है वो सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका किसी को ना हो, क्योंकि जब इस प्रकार का आक्रमण भारत के ऊपर होता है तो उसका जवाब पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। उसके दांत खट्टे करने के लिए जो भी कदम उठाना है, हमने पहले भी कहा, भारत सरकार को तमाम अपने साधन एकत्रित करें, जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं, जो संसाधन हैं, और एक ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये आतंकवाद के माध्यम से भारत पर इस प्रकार को हम लोगों को अस्थिर करने के लिए, हमारे बीच दरार पैदा करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। प्रस्ताव पारित। तो वहीं पटना में महागठबंधन की बैठक के दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनप्रतिनिधियों के नहीं बल्कि नौकरशाहों के इशारे पर चल रही है। सहनी ने आरोप लगाया कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और महागठबंधन का साफ एजेंडा है बिहार में एक स्थिर और जनहितकारी सरकार बनाना। आने दीजिए, वहां से सारे चीज का जानकारी आप लोगों के बीच में दे देंगे। अंदर में बैठक होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज की जानकारी देंगे। सारे एजेंडा यही एजेंडा एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है, जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे। और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है, और ऐसे सरकार को बदलना है। आने दीजिए वहां से सारे। तो जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव और ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार यानी GITV 2025 के 14वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही, जिन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है कि ऐसे बड़े आयोजनों की मेजबानी अब राजस्थान कर रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान अब कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और हाल ही में आईफा अवार्ड का आयोजन भी यहीं हुआ है। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि राजस्थान मंडपम बहुत जल्द शुरू होने वाला है और उनकी सरकार की कोशिश है कि देश के बड़े आयोजन अब राजस्थान में ही हो। विजन, जिनकी जो दूरदृष्टि है, विजन के कारण आज हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले जो पिछली साल हुआ था, वेड इन इंडिया हुआ था, अब मीट इन इंडिया। तो ये प्रधानमंत्री जी आगे की सोचते हैं कि अब लेटेस्ट क्या है टूरिज्म में, और उन्होंने उनकी सोच की वजह से आज हमने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कॉन्फ्रेंस किया है। निश्चित रूप से राजस्थान भी एक कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। आईफा अवार्ड्स भी राजस्थान में हुए थे। आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि अब राजस्थान मंडपम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसका काम शुरू होने वाला है। और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज, कॉन्सर्ट फैसिलिटीज भी राजस्थान में हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा राजस्थान में बनने वाला है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर प्रकार से राजस्थान नंबर 1 डेस्टिनेशन होगा। अब कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी, कॉन्सर्ट्स के लिए भी, इवेंट्स के लिए भी, और चीजों के लिए तो है ही, टूरिज्म के लिए तो है ही। हर टूरिस्ट जो भारत आता है राजस्थान आता है। अब हर मीटिंग जो होगी भारत में वो राजस्थान में होगी। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। विजन चलिए रुख अब करेंगे मथुरा की ओर, जहां के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 75 वर्षीय वृद्धा महिला बैंक से पेंशन निकालने पहुंची और उसका पर्स शातिर चोरों ने आर पार कर दिया। गौरानगर कॉलोनी निवासी पुष्पलता, जो SBI की रामकृष्ण मिशन शाखा से 15,000 रुपए निकालने गई थी,
उनके पर्स से नकदी चोरी हो गई। घर पहुंचने पर जब उन्होंने पर्स देखा तो पैसे गायब थे। पूरा मामला बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 2 संदिग्ध महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में नोएडा स्टेडियम में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिवराज सिंह चौहान, नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, विधायक पंकज सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन अब राष्ट्र की जरूरत है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि सरकारी खर्च भी कम होगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो असल में देश का हित नहीं चाहते। कार्यक्रम के अंत में दौड़ में विजेता प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम को आज मैराथन के माध्यम से समर्थन देने बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। नोएडा स्टेडियम पे मैं इस समय मौजूद हूं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ममता पांडे हुआ। आज यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की को समर्थन देने के लिए एक क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया, क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में मुझे यही कहना है कि अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव हो तो वो हमारे बहुत सारे जो मोदी जी का नारा है वो लेकर के चले तो हमारे राष्ट्र की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बचत हो सकती हैं। एक तो समय की बचत होगी, सभी जनता का जो पैसा है वो बचेगा। इस पर बस मैं यही कहना चाहूँगी। और लोग भी उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा यही कहना है कि जो ये मोदी जी ने सोचा है ये बहुत अच्छा ही सोचा है, क्योंकि देश की भी भलाई होगी और जो हमारे यहाँ बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं उसका भी बहुत बचत होगा। धन्यवाद। समय की भी बचत होगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है भाजपा सरकार द्वारा, क्या कहना है, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? क्या ये सफल रहेगी या कुछ इनमें कमी देखने को मिलती है आपको? ये जो हमारा मोदी जी की सफलता है बहुत ही पूर्ण रहेगी और मैं इसके साथ बड़ा यहाँ पे आभारी हूँ कि जो ये मुहिम चलाई जा रही है और आज मुहिम को देखते हुए आने वाले समय में ये धन की भी बचत होगी हमारी की और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि भाजपा द्वारा चलाई जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम, इसके दूरगामी परिणाम सफल होंगे और यह इसमें न सिर्फ धन की बचत होगी बल्कि इसमें समय का भी मूल्यांकन हो सकेगा। नोएडा से योगेश गौड़, 4TV न्यूज। भाजपा द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम को भारतीय राजनीति में आए दिन नई पार्टियों का उदय और अस्त हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। कई पार्टियां महज चुनावी गणित का हिस्सा बनती है और कुछ समय बाद गुमनामी में चली जाती है। वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की दूरदर्शिता, संघर्ष और जन समर्थन के बलबूते पर राजनीति में अपनी एक अलग पहचान कायम करते हैं। ऐसी ही एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। इस पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक ऐसे नाम और शख्सियत को उभारा जिन्होंने हमेशा समाज के वंचित, पिछड़े और शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद किया। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। तो आज हम एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास से लेकर वर्तमान तक तय किए गए राजनीतिक सफर को समझेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। पार्टी का इतिहास। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी की स्थापना 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान द्वारा की गई थी। दलितों, पिछड़ों के हिमायती पासवान और भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात की।
कमजोर वर्गों के पैरोकार। रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर दशकों लंबा था और उन्होंने अपने जीवन में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना था। रामविलास पासवान का दृष्टिकोण और संघर्ष। रामविलास पासवान का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब समाज के वर्ग को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक विषमताओं के खिलाफ। वे मानते थे कि देश में कई सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं और जब तक इन असमानताओं को दूर नहीं किया जाता तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। समानता न्याय के पैरोकार। उनके दृष्टिकोण में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए समानता, न्याय और सम्मान की गारंटी देने की आवश्यकता थी। सामाजिक न्याय और समान अधिकार। रामविलास पासवान का यह दृष्टिकोण खासकर बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों में गहरे रूप से असर डालने वाला था। उनका यह संघर्ष हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए था। उनके संघर्ष को एलजेपी ने अपनी मुख्य विचारधारा के रूप में अपनाया और यही कारण था कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। सामाजिक न्याय और समान अधिकार। पार्टी का राजनीतिक सफर। एलजेपी का राजनीतिक सफर बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। रामविलास पासवान ने पार्टी का गठन करते समय बिहार में अपनी मजबूती बनाई, राष्ट्रीय राजनीति में बनाई पहचान, लेकिन जल्द ही इस पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। एलजेपी यूपीए गठजोड़। पार्टी ने शुरू में 2004 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया और यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा बनी। केंद्र में बने मंत्री। इस गठबंधन में एलजेपी को प्रमुख सहयोगी के रूप में शामिल किया गया और पासवान को केंद्र में मंत्री बनने का अवसर मिला। रामविलास पासवान ने रेल मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और इन विभागों में कई सुधार किए। यही वो समय था जब एलजेपी ने बिहार में अपनी मजबूत जड़ें स्थापित की। पार्टी का मुख्य उद्देश्य हमेशा बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना था। एलजेपी की विचारधारा और सामाजिक न्याय। लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा का मुख्य केंद्र सामाजिक न्याय रहा है। रामविलास पासवान ने हमेशा समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए आवाज उठाई। समाज की असमानताओं के सख्त विरोधी। उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय समाज में जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक जागरूकता और सुधारों की जरूरत है। यही कारण था कि एलजेपी ने हमेशा अपने चुनावी प्रचार में समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात की। देश में विचार का प्रसार। रामविलास पासवान का यह दृष्टिकोण केवल बिहार तक ही सीमित नहीं था। एलजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने विचारों को फैलाने का कार्य किया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की बात की। यही कारण था कि पार्टी को कई राज्यों में जन समर्थन मिला और उसने केंद्र सरकारों के साथ गठबंधन किया। पार्टी की प्रमुख उपलब्धियां और योगदान। एलजेपी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि बिहार राज्य में भी कई अहम राजनीतिक बदलावों में योगदान दिया। पार्टी के प्रभाव में बिहार के कई चुनावों में महत्वपूर्ण परिणाम आए। अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद। रामविलास पासवान ने देश में आधिकारिक रूप से दलित आरक्षण और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर आवाज उठाई जो उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख सामाजिक मुद्दों के रूप में उभरे। रामविलास पासवान का निधन और पार्टी का विभाजन। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया। उनके
उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच सत्ता को लेकर मतभेद उभरने लगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन। अंततः चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी की दिशा कुछ हद तक बदल गई और वे पार्टी को युवा नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करने में जुटे। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी पार्टी से अलग होकर अपना खुद का गुट बना लिया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। दोनों गुटों का दावा। इस विभाजन के बाद भी दोनों गुटों का दावा था कि वे रामविलास पासवान की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी का बदला स्वरूप, लेकिन पार्टी का स्वरूप काफी बदल गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार की बद से बदतर स्थिति को देखते हुए चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे नारे दिए और यह संदेश दिया कि बिहार के विकास के लिए उनका पार्टी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात और उनके कार्य आज उन्हें एक सफल नेता के रूप में उभारा है। वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा। चिराग पासवान ने पार्टी की नीतियों को आधुनिक और युवा प्रेरित बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही दलितों, वंचितों को लेकर उनके मन में जो विचार हैं, इसी वजह से उन्हें जनता का भरपूर साथ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास केवल एक राजनीतिक दल की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के अधिकारों और समानता की संघर्ष की कहानी है। रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी के माध्यम से हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के हक की बात की है। उनकी सोच ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। चाहे पार्टी वर्तमान में कुछ आंतरिक संकटों से जूझ रही हो, लेकिन उसकी मूल विचारधारा और उद्देश्य आज भी जनमानस में जीवित है। अगर पार्टी अपने विचारधारा को सही दिशा में विकसित करती है और नेतृत्व में सामंजस्य स्थापित करती है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।